हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी रिवीजन सीरीज़। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की और ये होगा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसका। पार्ट 2 में हम लोग वन बाय वन सभी आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे। आर्टिकल 12 हमें बताता है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। नाउ स्टेट की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या कुछ आएगा? इट विल बी अबाउट पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, साथ में एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी पूरी। उसी तरीके से स्टेट्स यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स और स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगी। बट इसके अलावा ऑल दी लोकल अथॉरिटीज़ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सच एज म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा भी जो अथॉरिटीज़ बनती है, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो यानी जिनको पार्लियामेंट ने लॉ के थ्रू इनेक्ट किया हो जैसे एनजीटी, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हो सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इस्टेब्लिश कर देती है जैसे नीति आयोग, राइट। ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे। ओके, तो जितनी भी गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह है, ये सब डेफिनेशन में आएंगे इन दी स्टेट्स। ओके, सो ऑल दी अबव फोर कैन बी चैलेंज इन दी कोर्ट एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो क्योंकि स्टेट वायलेट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट, तो अगर कल को आप ओएनजीसी में जाते हैं, ठीक है, और अगर वो कह देता है जैसा कि एक जगह पर हुआ था, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी थी, उसने मुस्लिम लड़के को जॉब देने से मना कर दिया था, ओके, कि हम मुस्लिम्स को रिक्रूट नहीं करते, तो यानी कि आपने सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स वायलेट करें। ओके, और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट बैंक हो, या इनमें से कोई भी संस्था हो, तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आते हो, आप वायलेट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट, और अगर आपने किया है तो ग्रीवांस रिड्यूसल के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। ओके, अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि आजकल गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे रेलवेज है हमारा, ठीक, ये वर्कर्स को डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर रहा है, ये किसी प्राइवेट एजेंसी को काम दे देता है, आउटसोर्स कर देता है, ठीक है, और फिर वो एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर जो भी सर्विसेज रेलवे को चाहिए। तो ये तो प्राइवेट एजेंसी हो गई है। तो अगर ये कल को किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि इस प्राइवेट कंपनी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट करें? इस केस में हम जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो प्राइवेट एजेंसी है, इट इज़ वर्किंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑर्गन। ओके, so even a private body or agency working as an instrument of state falls within the meaning of state under the act article 12। okay, so ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। देखिए, इस रिवीजन सीरीज में मेरा मोस्टली फोकस वही है कि जहाँ जहाँ आपसे सिली मिस्टेक्स हो सकती है या जहाँ से रिपीटेड थीम्स यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपसे वो गलतियाँ अवॉइड करवाने के लिए सिर्फ आपसे मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसा कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट कर देता है जो हम कहें कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, वो स्ट्रक डाउन कर सकता है। ओके, तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू की ही पावर नहीं हो गई कि पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया, उसको जुडिशियल ने रिव्यू किया और जुडिशियल रिव्यू के बाद उसको एग्री कर दिया या उसको गिरा दिया, ठीक है, जैसे एनजेएसी को। कल ही मैंने आपके साथ मेंस 450 में एक आर्टिकल किया था, उसमें मैंने आपको सारा पूरी स्टोरी समझाई थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाने की बात हुई थी, उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या ऑब्जेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो उसको उसने कहा कि नहीं, ये इनकंसिस्टेंट है, हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये स्ट्रक डाउन कर रहा है जुडिशियल रिव्यू। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 इनहेरेंटली जुडिशियल रिव्यू की ही पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट को, राइट? सो ऑल द लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन टू एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। अगर कोई भी लॉ ऐसा इनेक्ट किया है जिसने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है तो उसको हटा दिया जाएगा। ओके, कैसे हटेगा? सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आर्टिकल 226। नो, मैंने आपसे कहा था उस टाइम कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? हम हाई कोर्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा था कि जहां पर आपको रेमेडीज आपकी ग्रीवांसेस के अगेंस्ट और रिलीफ अगर आपको हाई कोर्ट से मिल सकती है तो आप पहले हाई कोर्ट चले जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ भी चैलेंज कर सकते हो। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन टू एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि लॉ को भी डिफाइन कीजिए, ठीक है, आखिर किस किस लॉ को ये फिर से रिव्यू कर सकता है।
फर्स्ट इज परमानेंट लॉज, यानी कि जो इनेक्ट किए हैं पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने, ठीक है, दैट इज वन कैटेगरी। सेकंड इज टेम्पररी लॉज, यानी कि ऑर्डिनेंसेस, जैसे किसान बिल आए थे 3, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाई थी गवर्नमेंट, 6 मंथ तक वैलिड थे। उसके बाद जब लोकसभा राज्यसभा वगैरह फिर से बैठेंगी तब वो डिसाइड करेंगी कि इस ऑर्डिनेंस को पास करना है या फिर इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, लैप्स होने देना है। तो इस तरीके कोई भी अगर ऑर्डिनेंस इशू करती है गवर्नमेंट, और आप मानिए कि और गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू करा किसी भी सिचुएशन का बहाना लेके और आपके फंडामेंटल राइट्स कट कर दिए, तो ऑर्डिनेंस भी इस डेफिनेशन में आएगा, आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, या तो प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर। थर्ड कैटेगरी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जैसे कई बार कि डीएम ने ऑर्डर्स दे दिए तो उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे है ना, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट की अलग अलग संस्थाएं उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया, बायलॉज या रूल्स बना दिए या फिर रेगुलेशन नोटिफिकेशन। तो इस तरह के भी जो हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं हम इसको, मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलग से डिस्कस करूंगा आपको, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव लेता है जो डायरेक्ट। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था लास्ट ईयर, अब उस पर रूल्स बना रही है, तो कौन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव, राइट। पार्लियामेंट तो बना नहीं रहा है, एग्जीक्यूटिव बना रहा है। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स हैं, ये भी किस डेफिनेशन में आएंगे, यहाँ पर लॉ की डेफिनेशन में ही आएंगे, तो इनको भी चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। अब नॉन लेजिस्लेटिव मतलब ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ये कस्टम के थ्रू बन गया है, या एक रिलीजन, उसके कल्चर, उसकी प्रैक्टिसेस के थ्रू बन गया है, जैसे ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक दो इट वॉज नॉट ए लॉ, ठीक है, वो एक कस्टम था, बट उसके पीछे एक लॉ की ही फोर्स मानी जाती थी कि हाँ ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक प्रॉपर लॉ होता है। तो फिर हमने ट्रिपल तलाक को एबॉलिश किया, राइट। तो इस तरह की भी जो कस्टम्स या यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, जैसे ट्रिपल तलाक, तो अगर इस तरह की चीज़ें भी है तो वो भी मानी जाएंगी कि वो लॉ की डेफिनेशन में ही आएगा, ओके। बट अब याद रखिए, जो आपसे गलती कराएगा एग्जाम में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि इस लॉ को एग्जामिन कीजिए, इसने हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इट इज़ नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13। रिमेंबर दिस पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। क्लियर? हाउएवर इन केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड्स दैट इट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे अगर हमारे जो सेकुलरिज्म को एनफोर्स करने के लिए हमने रिलीजियस प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है, सभी को, तो अगर उन फंडामेंटल राइट्स को, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी कही थी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, बट कुछ को नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको हमने माना है कि दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। जैसे अभी आर्टिकल 14 हम बात करेंगे इक्वालिटी का, तो वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं किए जा सकते, उन्हें नहीं हटाया जा सकता, राइट। तो उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया जा सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे होंगे। क्लियर है ये इतना इशू? चलिए नेक्स्ट लेट्स कम टू आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब अपने पेन वगैरह साइड में रखिए एंड जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बाकी सारी चीज़ें आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगी। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा दो चीज़ें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ within territory of India. Now what are these two terms, equality before law and equal protection of laws? देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया ब्रिटेन से, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है एक्चुअली, ठीक है, जबकि हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया है यूएसए से, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, इस पे आने से पहले हम ये जान लें, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड पर्सन है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है? नो, द वर्ड पर्सन मीन्स लीगल पर्सन, यानी कि एक कंपनी भी अगर रजिस्टर होती है तो वो भी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। उस कंपनी के अगेंस्ट आप केस कर सकते हो, या आपने उस कंपनी की कोई नॉर्म्स वायलेट किए होंगे, सपोज उसका कॉपीराइट या उसका पेटेंट, तो कंपनी आपके अगेंस्ट भी केस कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे पर्सन मीन्स नॉट जस्ट ह्यूमंस बट
लीगल पर्सन, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, या एनी अदर लीगल पर्सन। जैसे अगर हम अपनी किसी रिवर को लीगल स्टेटस दे देते हैं और फिर अगर कोई इसमें पॉल्यूशन कर रहा है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं कि ये जो रिवर है ये एक लीगल एंटिटी है, इसमें इसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं और इसके अगेंस्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर पर्सन का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है, टू एवरी लीगल एंटिटी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अगर हम बात करें, जो कि यूएसए से हमने लिया है, इट इज़ एन अमेरिकन कंसेप्ट, इट इज़ ए पॉजिटिव कंसेप्ट एंड इट वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा वो तो। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज। नो, एक बात समझिए कि एक विमेन है, उसने मर्डर किया है, उस एक ने किया अपने आप अपना रेप से बचने के लिए, बट दूसरी ने किया ग्रीड में, सपोज अपने किसी हस्बैंड का या किसी फैमिली मेम्बर का। तो क्या क्या इन दोनों पे मर्डर चार्जेस लगेंगे? लगेंगे। बट क्या दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं थे दोनों के। इसने खुद को प्रोटेक्ट करने में, जबकि इसने अपनी ग्रीड में किसी का मर्डर किया, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं और बराबर इक्वल ही लाइबिलिटी भी डाली जा रही है दोनों पे। दोनों को मर्डर केस जरूर माना जाएगा। Similar application of same laws to all persons who are similarly situated. ओके, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम ब्रिटिश लीगल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिटिश यूरिस्ट थे एवी डाइसी, उन्होंने तीन चीज़ों की बात की थी। ठीक है, इन तीन चीज़ों में इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। अब पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का जब राज था तो वो उनकी मर्जी थी, ठीक है, आर्बिट्री पावर हुआ करती थी, उन पर कोई चेक हुआ नहीं करता था, तो जिसको मन किया अरेस्ट कर लिया, जिसको मन किया पनिश कर लिया, राइट। सो उन पर कोई लिमिटेशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि देखिए, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कोई आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी सम लिमिटेशन ऑफ पावर्स। ओके, तो इंडिया में भी ये बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। हमारे यहाँ क्या चलता है? रूल ऑफ पर्सन नहीं चलता, रूल ऑफ लॉ चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या चलता था? रूल ऑफ पर्सन। लेकिन अब चलता है रूल ऑफ लॉ। ओके, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो ही उसको पनिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये आपको लिबर्टी देता है पूरी, ये आपको पूरा सिविल राइट देता है एज अ सिटीजन। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इंडिया ने भी इसको अपनाया। एवी डाइसी ने यहाँ पर इसके थ्रू कहना चाहा था दैट एवरी वन इज इक्वल टू लॉ, दैट मीन्स देयर शुड बी इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोड। अब होता ये है कि कुछ लोग पॉर्च से दो लोगों को टक्कर मार देते हैं और वो दोनों मर भी जाते हैं, उसके बाद भी ये लड़का बच जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता इनका, ठीक है। सलमान खान भी इसी का एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। बट वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, बट थियोरिटिकली तो एटलीस्ट हम लोग ये मानते हैं देयर शुड बी इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन टू द लॉ। सभी कानून के सामने एक बराबर है, ठीक है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। और थर्ड थ्योरी इन्होंने जो दी थी वो थी प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बात की बात है, ठीक है, लोगों के जो राइट्स हैं वो प्राइमेसी होने चाहिए, ये वायलेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन में मैंने आपको बताया था 1215 में जब वो रिवोल्ट हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था उनके यहाँ पर, वो पहली बार वर्ल्ड ने कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज़ देखी थी। वहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि राइट्स तो हमें बाय बर्थ ही मिल जाते हैं, हमने तो अपने कुछ राइट सरेंडर करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है मिलके, ठीक है। तो राइट शुड हैव द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओवर एवरीथिंग, ओवर द किंग, ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर एवरीथिंग। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया ने उल्टा बोला। इंडिया ने कहा कि देखिए, हम सभी इंडियन सिटीजन अपने राइट कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वी ड्राइव आर राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि उनके यहाँ उल्टा था, उनका कहना था कि हमने अपने राइट सरेंडर करें तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ओके, तो उनके यहाँ राइट्स को प्राइमेसी दी गई, हमारे यहाँ किसको प्राइमेसी दी गई? कॉन्स्टिट्यूशन को। सो दिस थर्ड कंसेप्ट, द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इसको हमने एप्लीकेबल नहीं माना इंडिया में, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं यूके से थोड़ा सा अलग चले गए, क्लियर। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग राइट ड्राइव करते हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगा तो अमेंड कर सकता है। ओके, आगे चलते हैं ना। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इक्वालिटी के ऑन सोसाइटी के? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर डेवलपमेंट एंड कोई रिस्ट्रेंट नहीं रहता सभी इंडिविजुअल्स पर, और हम लोग अपने पोटेंशियल को फुलेस्ट तक डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और यही डेफिनेशन एग्जैक्टली लिबर्टी में भी होती है, ठीक है। देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू
रियलाइज देयर पोटेंशियल। ओके, लेकिन अब ये जो आर्टिकल 14 है इसमें एक्सेप्शंस काफ़ी सारे डाले गए। क्या सभी इक्वल है? नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 361। 361 कहता है कि प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंजॉय द इम्यूनिटीज़। किस तरह की इम्यूनिटीज़? फर्स्ट इज दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो अब अगर कोई कल को ये जाके कहे कि प्रेसिडेंट सर आपने एसेंट कैसे दे दिया इस बिल को, ठीक है, आपको तो बिल्कुल इसको वन नेशन वन इलेक्शन को एसेंट नहीं देना चाहिए था, ठीक है, या किसी भी तरह की जो ड्यूटी उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में परफॉर्म की है उसके लिए कोई कोर्ट उनसे कुछ पूछ नहीं सकता। आपको पूछना है, आप किससे पूछोगे? आप जाके गवर्नमेंट से पूछो, ठीक है। कोर्ट गवर्नमेंट से पूछ सकता है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उन्हीं की एड एंड एडवाइस पर भी करता है, बट स्पेसिफिकली भी ये दे दिया गया है कि आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट को पूरी इम्यूनिटी है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट, या कंटिन्यू भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। अब अगर हम एक सिनेरियो इमेजिन करें कि चलिए एक इंसान है जो अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, लेकिन इस पे पहले से कोई मर्डर केस चल रहा था, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट चल रही थी, बट अब ये बन चुका है प्रेसिडेंट, तो क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी? फिलहाल के लिए नहीं रहेंगी, अगले 5 साल जब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रहते ही इन्होंने कभी किसी को गोली मार दी और वो मर गया तो भी आप इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ओके, बट व्हाट इफ कि इन्होंने प्रेसिडेंट रहते हुए या उसके पहले से कोई करप्शन केस था इन पे, सिविल ऑफेंस है ना, ठीक है, तो क्या करें? तो ऐसे केस में आप इनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इनको 2 मंथ का नोटिस देना होगा, ठीक है। 2 मंथ के पहले नहीं, आप नोटिस भिजवाइए, फिर अगर 2 मंथ तक वो अपने आप को डिफेंड नहीं करते हैं या कोई रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती सिटिंग प्रेसिडेंट या सिटिंग गवर्नर के अगेंस्ट। Okay, so no criminal proceedings can be instituted or continued in any court during his term of office. Retirement के बाद आप कर सकते हो. No process for arrest or imprisonment shall be issued from any court during his term of office. However, no civil proceedings shall be instituted during term of office in any court until expiration of 2 months next after notice have been delivered to him. ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर तो सकते हो लेकिन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ नोटिस पीरियड, ठीक है। तो ये हुआ पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 361। एक और एक्सेप्शन है 361A। यहां पे बात की गई है नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप कोर्ट में नहीं लगा सकते अगर उसने ट्रू, ठीक है, सच्ची न्यूज़ डाली है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन में या फिर रेडियो टेलीविजन of substantially true report of any proceedings of the House of Parliament or House of Legislature। ओके, अगर सपोज कि लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में किसी ने उठा के किसी के मुंह पे जूता मार दिया तो ये तो हुआ ना, रियलिटी ट्रू रिपोर्ट है, तो मैं इसको रेडियो पे बता सकता हूँ, मैं इसको टेलीविजन पे बता सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में डाल सकता हूँ। इसके लिए आप मुझ पे कोई डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते कि इस आदमी ने ये फोटो छाप दिया, ये वीडियो चला दिया, इस पार्लियामेंटेरियन के मुंह पे जूता पड़ा था, ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ ट्रू रिपोर्ट। हाँ, अगर मैं फेक न्यूज़ चला दूँ ऐसी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, ठीक है, हाउस के फ्लोर पे ही मार दिया, या कोई MP MLA बैठ के पौन देख रहा था वहाँ पे, मैं ये सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये सब रियलिटी है, ठीक है। एक टाइम बीजेपी ने 2012-13 में चलाया था इस तरह की हवा, फेक न्यूज़ चला दी थी कि मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया अखिलेश यादव ने, ओके। उसी तरीके से ये कर्नाटक असेंबली में आपके कुछ MLA थे जो पौन देखते हुए पकड़े गए थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रियलिटी ही सुना रहा हूँ सब कुछ, ओके। तो इस तरह की अगर कोई भी ट्रू रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो उसमें आप उस रिपोर्टर या किसी भी इंसान के अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। फेक न्यूज़ अगर मैंने चलाई है तो कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रू रिपोर्ट है तो नहीं कर सकते। आर्टिकल 105, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof। अब पार्लियामेंट में तो आप है ही, लेकिन पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती है ना, 24 स्टैंडिंग कमिटीज़, उनमें भी अगर आपने कोई वोट वगैरह दिया है तो उस पर कोई आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकता। तो आपने देखा होगा एक आदमी है जो अब बीजेपी में, पहले वो आम आदमी पार्टी में था, उसने दिल्ली असेंबली में प्रॉपर एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई थी मिस्टर मोदी और अमित शाह की, ठीक है। वो उस टाइम उन्होंने एक जासूसी कराई थी एक लड़की की, तब की बात है। हालांकि बाद में ये आदमी बीजेपी में आ गया, कपिल मिश्रा। लेकिन
क्या इसके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते थे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आदमी ने जो भी बोला था वो दिल्ली असेंबली हाउस में बोला था। अगर उसने हाउस के बाहर बोला होता, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अच्छा खासा केस हो सकता था, राइट। लेकिन कोई भी प्रोसीडिंग्स आप इंस्टीट्यूट नहीं कर पाए उस आदमी के अगेंस्ट, क्योंकि उसके पास आर्टिकल 105 की प्रोटेक्शन थी कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, या सॉरी, उसके पास थी आर्टिकल 194 की, क्योंकि ये लेजिस्लेचर की बात है, ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेचर का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो ये दोनों सेम बात ही कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे या उसकी कमेटी पे या स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे या उसकी कमिटीज़ में आप कुछ भी बोलते हो अगर, तो आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं की जा सकती। ओके, तो क्या इंसान बैठ के वहाँ पे गाली दे सकता है एक दूसरे को? हाँ, दे सकता है, लेकिन वो फिर रूल्स ऑफ दी हाउस के अंडर में आपके साथ आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, इसके अंडर में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 31C। 31C हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि 31C बात करता है कि डीपीएसपी में एक है हमारा आर्टिकल 39, ठीक है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करता है। ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा। तो यहाँ पे 39 में दो क्लॉज हैं, बी एंड सी। तो ये बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कि अगर इन दो आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट, ओके, और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर भी रहा है, तो इस लॉ को प्रेसिडेंस दिया जाएगा। सो यू कैन से कि अगर 31C आता है तो आर्टिकल 14 निकल के भाग जाता है, ठीक है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल वहाँ वैलिड नहीं होता। लॉज मेड बाय द स्टेट, स्टेट यानी वो पूरी डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी है। लॉज मेड बाय द स्टेट for implementing the directive principles in clause B and clause C of article 39, they cannot be challenged on the ground that they violate the article 14. So you can say where article 31C comes in, article 14 goes out. इसके अलावा इम्यूनिटी दी जाती है फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स टू फॉरेन सॉवरेन्स, दैट इज जो रूलर्स वगैरह आते हैं अबू धाबी, इन सब के, या अलग अलग के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसडर्स जो अलग अलग कंट्री में तैनात होते हैं, सबके डिप्लोमेट्स, यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो भी उसके मेंबर्स वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, जैसे WHO के या UN के हमारी कंट्री में, उनको वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट इम्यूनिटी दी जाती है। अब पाकिस्तान में ऐसे ही एक केस हुआ था कि किसी फॉरेन डिप्लोमेट ने मर्डर कर दिया था किसी का, ओके। अब प्रॉब्लम यह है कि उनको थी वियना कन्वेंशन में इम्यूनिटी, तो पाकिस्तानी पुलिस क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ उनको उनकी कंट्री भेज सकती थी और उसके बाद वहाँ की कंट्री से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप इस आदमी पर मर्डर केस चलाइए, ओके। तो इनको भी इम्यूनिटी दी जाती है, हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कल को अगर मान लो कि ये मर्डर कर दें हमारे देश में किसी का, या रेप कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उन कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 15। इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बात सिर्फ इतनी है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बट आर्बिट्री नहीं हो सकता। इट शुड नॉट बी आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अगर आप कहोगे कि ये जो रिजर्वेशन है वो भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ वो है डिस्क्रिमिनेशन, बट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा। हमारी हिस्ट्री रही है डिस्क्रिमिनेशन की, हमारे यहाँ कुछ कास्ट पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा गया, उन्हें बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराया गया, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, इट इज़ नॉट आर्बिट्री, ठीक है। तो आप आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। आर्टिकल 15, स्टेट शैल नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नो पे अटेंशन कि यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है ओनली, एक है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट दैट मीन्स कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हो सकता है बट इट शुड नॉट बी एडवर्स, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। आर्बिट्री वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और वर्ड ओनली, ओनली मतलब इन 5 कैटेगरीज पे बेस आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट अदर बेसिस पर हो सकता है। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशन है उसमें कई बार विमेंस को ही प्रेफर किया जाता है, राइट, और वो नेचुरल भी है। उसी तरीके से आर्मी में कई बार मैन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको बहुत हैवी गन्स, मशीनरीज, रॉकेट लॉन्चर्स, कई किलो वेट अपने शोल्डर्स पे लेके कई कई किलोमीटर पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ पे फोर्स में आती है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बट नॉट ओनली ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, ठीक है।
तो ये बात की आर्टिकल 15(1) ने, ठीक है, ये 15 का क्लॉज 1 है। इसी में 15 क्लॉज 2 बात करता है दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेस टू शॉप। यानी कि आप ऐसे किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते कि तुम इस दुकान में नहीं आओगे, तुम इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, तुम इस होटल में नहीं आ सकते, इस मूवी थिएटर में नहीं आ सकते, ओके। या फिर आप गांव में इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप ये हैंडपम्प यूज़ नहीं कर सकते, इस टैंक्स में नहीं आ सकते, आप बाथिंग घाट में नहीं आ सकते, ये रोड यूज़ नहीं कर सकते। आपको याद है ना केरल का जो सत्याग्रह हुआ था, वो टेम्पल के रोड को लेके ही हुआ था, ठीक है। प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, ऐसी कोई भी प्लेस है, इन सभी प्लेस में एक्सेस डिनाई नहीं कर सकते आप किसी इंसान को इफ़ दे आर होली और पार्टली फंडेड बाय स्टेट। जैसे अगर किसी चौराहे पर एक हैंडपम्प लगवा दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने लगवाया है, तो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि तुम इससे पानी नहीं लोगे, ठीक है। सेकेंड इज इट इज़ डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, और अगर ये बनाए ही जनरल पब्लिक के लिए गया है, सपोज कोई वेल बना दिया गया है कहीं रास्ते में जनरल पब्लिक के लिए, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। स्पेशली विलेजेस में देखा ना हमने, इस तरह की चीज़ें होती है कि कुएं से पानी तुम नहीं लोगे, तो ये सब आप डिनाई नहीं कर सकते। नाउ रिमेंबर कि ये जो आर्टिकल 15(1) था ना, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई हो रहा था, यानी कि स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, ये स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी होता है। क्यों? क्योंकि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि भाई ये होटल मेरा है, मैं इसमें ST SC के लोगों को नहीं आने दूंगा। नो नो, यू कांट से दैट। अगर ये आपका खुद का अपना होटल है तो भी नहीं कर सकते आप, ओके। सो यहाँ पर स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे प्रोहिबिशन है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शन है? बहुत सारे हैं। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे। जैसे यहाँ पर स्टेट को परमिशन दी जाती है कि आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर वेमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे आपने रिजर्वेशन दे दिया वेमेन को इन लोकल बॉडीज़, अब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में भी दे दिया गया है। आप फ्री एजुकेशन का प्रोविजन रख सकते हैं, चिल्ड्रंस के लिए रख सकते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए तो कई स्टेट्स ने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलाउ है, स्टेट्स आर परमिटेड टू मेक सम स्पेशल प्रोविजंस। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप वेमेन को ये जो दे रहे हो ये तो मैन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कुछ प्रोविजंस। नेक्स्ट इज एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर ST SC, तो उसके लिए सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं, फ़ी कंसेशन दिया जा सकता है उनको एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ओके। एंड रिमेंबर कि इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट बट नॉट इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यही इशू बना था अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उनका यही कहना था कि हम तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ST SC रिजर्वेशन लागू होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही वैसा गया था कि एक्सेप्ट दी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो फिर यही सब कंट्रोवर्सीज हुई, कई केसेस चले, मैंने आपको न्यूज़पेपर के टाइम पूरा समझाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस कि क्या हम इसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मान लें या नहीं माने, ओके। ये प्रोविजन ऐड किया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसने यहाँ पे सीट्स रिजर्व कर दी थी इनके लिए। सेकेंड इज सेंटर इनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006, जिसके बाद IIT IIM सभी जगहों पर रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। OBC के लिए भी 27% कोटा इन IITs IIMs, क्योंकि ये सब स्टेट रन करता है गवर्नमेंट, ओके। फिर और अमेंडमेंट हुआ तो EWS के भी लिए भी रिजर्वेशन आया, बट यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रखा गया कि एक्सेप्ट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि इतनी % सीट रिजर्व कीजिए, ओके। इसके बाद ये जो 10% रिजर्वेशन आया EWS के लिए, ये ऐड किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिसने आर्टिकल 5 में ही एक क्लॉज बी जोड़ दिया, ओके। रिजर्वेशन की जब बात चली रही है तो जरा क्रीमी लेयर के कंसेप्ट पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये OBC के रिस्पेक्ट में बन के आई कि आखिर किनको हम क्रीमी लेयर मानते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन ऑफ UPSC, स्टेट PSC, तो ये जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं वो सब क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। क्लास A, क्लास B, ठीक है, ग्रुप A, ग्रुप B के ऑफिसर्स, उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। पर्सन हु आर इन रैंक ऑफ कर्नल, इक्विवेलेंट पोस्ट एंड सो ऑन, ये लिस्ट आप खुद से देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। ये सब क्रीमी लेयर। उसके बाद क्राइटेरिया पैसे का भी आता है, तो 8 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर आप क्रीमी लेयर कहलाओगे, ओके। सो दैट वाज आर्टिकल 15।
अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। अब ये बात कर रहा है यहाँ पे इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनके बारे में। पिछले वाले ने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की। आर्टिकल 16 बात कर रहा है रिजर्वेशन बट इन एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और अंडर एनी स्टेट। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड डिसेंट। अब यहाँ पे एक ग्राउंड और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट। ओके, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि पहले एनी बेसेंट और इस तरह के कई लोग रहे हैं। ठीक है, कई एंग्लो ओरिजिन के लोग हैं जो आज भी इंडिया में रह रहे हैं। तो क्या हम उनको ये कह देंगे कि नहीं आप का डिसेंडेंस तो यूरोपियन है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कम से कम एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तब हम इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते कि हम आपको डिसेंट के बेसिस पर डिनाई करेंगे। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शंस डाले गए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रूप में। फर्स्ट इज, क्या रेसिडेंस डिस्क्रिमिनेशन का एक बेस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब जैसे अभी कई बार ये लगता है जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है ना तो लोगों को ये लगता है कि यार यूपी बिहार के बच्चे जो हैं ये हर स्टेट में जाके एग्ज़ाम क्यों देते हैं। ठीक है, वो एमपी में भी आते हैं देने, वो हरियाणा भी जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ भी चले जाते हैं, वो राजस्थान भी चले जाते हैं, ये क्यों? ठीक है, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी दो साल पहले या 3 साल पहले ऐसा हुआ था जहाँ यूपी पीसीएस में टॉप के तीनों रैंक एक्चुअली हरियाणा से आते हैं। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि आप दूसरे स्टेट के हो या हम दूसरे स्टेट के, बात ये है कि हरियाणा का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, स्कूल कॉलेजेस, वो यूपी के बच्चों को जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रह जाती है कंपटीशन में? तो फिर यूपी पीसीएस में टॉप यही बच्चे करेंगे ना हरियाणा के। एक तो वो एनसीआर में होने की वजह से यूपी हरियाणा के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट एक ही जैसे लगते हैं। ओके, तो ये एक रीज़न रहता है। क्या हम रेसिडेंस को क्राइटेरिया बना सकते हैं? क्या कल को हरियाणा ये कह सकता है कि यूपी पीसीएस नहीं, सिर्फ मेरे यहाँ हरियाणा के ही जो डोमिसाइल हैं, जो रेसिडेंट हैं, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं या वही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? महाराष्ट्र में ये बहुत इशू बनता है कि उनको ये लगता है काफ़ी सारी उनके यहाँ की जॉब्स यूपी बिहार के बच्चे ले जाते हैं। एंड यूपी बिहार के बच्चों की मजबूरी है क्योंकि उनके यहाँ की एक्चुअली जोग्राफ़ी ऐसी है, जोग्राफ़ी ही कहूँगा, क्योंकि वो तराई रीजन में मोस्टली बसा था तो वहाँ पे कभी प्राइवेट सेक्टर और थोड़ा सा पिछले 20-30 साल की उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है, प्राइवेट सेक्टर ने कभी इन्वेस्ट किया नहीं वहाँ, और कोई प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो नहीं पाया। तो वहाँ के बच्चों के पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ ब्रिलियंट आईआईटी वगैरह निकाल लेते हैं, वो निकल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, बट मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनके पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। एंड ये जो बच्चे होते हैं इनमें से मेजॉरिटी सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के आते हैं यूपी बिहार में। तो वहाँ के सरकारी स्कूल की हालत आपने देखी है ऑलरेडी क्या है। वो हरियाणा के बच्चे भी या एमपी के बच्चे या दूसरे स्टेट के बच्चे भी जाके अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो वो उनके लिए एक अनफेयर कंपटीशन ही होता है। तो क्या रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए अंडर दी स्टेट? बनाया जा सकता है, बट जनरली गवर्नमेंट्स बनाती नहीं है। कुछ गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाएंगे कि हरियाणा के लोगों को ही दीजिए या मध्य प्रदेश के लोगों को ही दीजिए, बट वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा वायलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केस में आप रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया बना सकते हो, लेकिन वो प्रेस्क्राइब सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं। तो हरियाणा ने ट्राई किया, एमपी ने ट्राई किया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का, वो भी सिर्फ अपने लोकल लोगों के लिए कि 75% जो जॉब्स हैं वो उसमें आपको हरियाणा के या एमपी के लोकल लोगों को रिक्रूट करना होगा। तो ये क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया होता तो वो एक बार को फिर भी स्टैंड कर जाता अंडर दिस एक्सेप्शन। ओके, सो अगर कल को इस तरह का कोई लॉ बनाना चाहती है हरियाणा सरकार तो उससे मोदी जी से बोलना होगा कि मोदी जी पार्लियामेंट से इस तरह का एक लॉ पास करा दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। ओनली पार्लियामेंट, सो रिमेंबर दिस वर्ड दैट ओनली पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। तो इस तरह का एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट हुआ करता था 1947 जिसमें रिक्वायरमेंट थी रेसिडेंस की, बट वो एक्सपायर हो गया 1974 में। उसके बाद किसी और स्टेट ने इसको फॉलो किया नहीं एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वहाँ पर रेसिडेंस एक क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट इज, क्या बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है जॉब्स में? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विस। अब यहाँ स्टेट सर्विस का मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस, नो, स्टेट सर्विस मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली सारी जॉब्स में। ठीक है, अगर वहाँ पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड क्लासेस का तो उनको ये दिया जा सकता है, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस को दिया गया अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6।
लॉ कैन प्रोवाइड रिलीजन एंड डिनोमिनेशन। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी गुरुद्वारा की केयर टेकर का काम किसी मौलाना को दिया जा सके? राइट, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो इसके लिए भी एक्सेप्शन दिया गया है कि ऐसा लॉ बनाया जा सकता है दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी ये जो वक्फ एक्ट को लेके जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि इसमें एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं यहाँ पे। तो मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि ये वक्फ बोर्ड किसके लिए बना है, ठीक है, ये उनके रिलीजन से रिलेटेड काम करता है। तो फिर उसमें जो ऑफिस होल्डर्स होंगे वो हमारे मुस्लिम्स ही होने चाहिए, राइट। फिर गवर्नमेंट एक नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पे क्यों बिठाना चाहती है? ओके, तो ऐसा लॉ बनाया जा सकता है जिससे ये प्रोवाइड किया जाए कि इस रिलीजन का बोर्ड, अब जैसे राम मंदिर का ट्रस्ट है, बोर्ड है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट ये लॉ बना सकती है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं इस बोर्ड में, ठीक है, नॉन उसके अलावा दूसरे रिलीजन के लोग राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर नहीं बन सकते। ओके, सो मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन ओनली। ओके, 1979 में क्या हुआ था? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई थी 1979 में, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, जो कि एक एमपी भी थे उस टाइम पर। और उन्होंने ही ऑर्डर्ड ए कमेटी अंडर आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 ये बात करता है कि हमें अपने लोगों की जो बैकवर्ड हैं उनकी उनकी कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन बनानी होगी, कमेटी अंडर आर्टिकल 340। तो ये बनाई गई टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, सोशली एंड एजुकेशनली। कहीं भी लिखा है इकोनॉमिकली? राइट, नहीं लिखा है, सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई और मेजर सजेस्ट करने होंगे उसकी एडवांसमेंट के लिए। फिर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और क्योंकि इसके चेयरमैन मंडल साहब थे तो कमेटी का नाम भी आया उन्हीं के नाम पर, दैट इज मंडल कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट कुछ साल तो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। ओके, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, इट आइडेंटिफाइड 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नो सम इडियट से कि सर ओबीसी की आबादी ज़्यादा है तो हम क्या करें? यार आबादी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कास्ट को इंक्लूड कर लिया गया उसमें, ठीक है, इसलिए वो ओबीसी की पॉपुलेशन 52% के आसपास दिखती है हमें। ओके, नियरली 52% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग दी एसटी एससी। तो एसटी एससी के अलावा भी 52% पॉपुलेशन, यानी कि इतनी सारी कास्ट ऐसी थी जो सोशली पीछे रह गई थी, जो एजुकेशनली पीछे रह गई थी, और इसके लिए रेकमेंड किया गया कि इनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट चली गई, गिर गई, वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि ओके वी विल गिव 27% रिजर्वेशन टू ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये जो रिजर्वेशन, अब इस टाइम क्या था कि यहाँ पर बीजेपी अलाई थी इनकी, वीपी सिंह गवर्नमेंट की, लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई बीजेपी के साथ कि अगर हम अलग हों, ठीक है, दो आरएसएस का ही विंग है बीजेपी, आरएसएस पसंद नहीं करता रिजर्वेशन जैसी चीज़ों को, आरएसएस के बहुत अगेंस्ट रहता है हमेशा से, तो उसका ये मानना था कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुल के विरोध नहीं कर सकता था। अब उसके पास बस ये ऑप्शन था कि विरोध करेंगे तो ओबीसी दूर हो जाएगा बीजेपी से, और अभी बीजेपी बहुत कमज़ोर थी इस टाइम 1990 में, तो क्या किया जाए? तो इस ओबीसी को ही काउंटर करने के लिए आडवाणी जी ने शुरू की रथ यात्रा। रथ यात्रा इसलिए कि ओबीसी खुद को अब हिंदू देखना शुरू कर दे, ना कि एज अ ओबीसी। तो यहाँ से ओबीसी को डिस्ट्रैक्ट किया गया, जहाँ एसटी एससी गवर्नमेंट जॉब्स का बेनिफिट लेके आज और बेटर कंडीशन में चले गए, वहीं ओबीसी काफ़ी हद तक मेजॉरिटी बेसिस पर डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में चला गया, और इस रिजर्वेशन का जो जेन्युइन बेनिफिट उसे लेना चाहिए था वो ले नहीं पाया। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि आडवाणी की ये जो रथ यात्रा है ये एक माइलस्टोन थी बीजेपी के राइज में, ठीक है, और वहीं से फिर राम मंदिर का मुद्दा और ज़्यादा गरमाया, ठीक है, और फिर उसका बेनिफिट लेते लेते हिंदुत्व स्ट्रांग होता चला गया और बीजेपी स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन अगर मान लीजिए आप कि उस टाइम ये 27% रिजर्वेशन लागू नहीं करती वीपी सिंह गवर्नमेंट, तो ये रथ यात्रा नहीं होती और बीजेपी की जो पूरी जर्नी है वो किसी और ही डायरेक्शन में चली गई होती, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ वर्ल्ड में, कंट्री में या पॉलिटिक्स में अलग नहीं होती है, सब चीज़ें एक ना एक किसी चीज़ से जुड़ी ही रहती है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट ने कभी एक्ट बनाए हैं वो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़े रहें। ओके,
चलिए 1991 में आ गई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उसने दो चेंजेस किए इसमें। पहला उसने कहा कि यार ओबीसी में प्रेफरेंस उनको दीजिए जो पुअर सेक्शन है। तो यहाँ से बात होने लगी क्रीमी लेयर बनाने की, कि जो ओबीसी में अच्छी कास्ट है, जिनमें कुछ कुछ फैमिलीज आगे निकल चुकी हैं, उनको क्यों दे रहे हो। सेकंड, उन्होंने कहा कि हमें इसमें एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी अपनाना चाहिए और 10% रिजर्वेशन उनको भी दीजिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिनको अब जाके मिला। तो यहाँ पर फिर केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये 10% वाले मैटर को गिरा देता है 92 में। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ दिस आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एंड एग्जामिन थॉरोली बाय सुप्रीम कोर्ट। और उसने इंदिरा सोनी केस में ये जजमेंट दिया कि ये जो आप एडिशनल रिजर्वेशन दे रहे हो 10% का पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, यानी कि ईडब्ल्यूएस अमंग जनरल कास्ट ओपन कैटेगरी, इसको डिनाई कीजिए, ये नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि ये गरीब रह गए तो आप उनको स्कॉलरशिप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से सोशल बैकवर्डनेस फेस नहीं की है। दूसरा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड की ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसी, लेकिन साथ में ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। तो थिंग्स एज ऑफ नाउ स्टैंड दैट ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, एसटी एससी को मिलता है। टोटल रिजर्व कोटा 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो यही किया गया। 23% रिजर्वेशन एसटी एससी को मिला, पहले से ही मिल रहा था, और फिर बचा हुआ 27% ओबीसी को दिया गया, ताकि 50% की जो लिमिट बनाई गई वो ब्रीच ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, उसने बात की कैरी फॉरवर्ड रूल। इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड, शुड नॉट वायलेट 50% रूल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था, ठीक है। इसमें ये होता है कि सपोज कि इस साल वैकेंसी आई 100, ठीक है, और सपोज कीजिए कि अगले साल भी 100 वैकेंसी आई, लेकिन इस साल इस 100 में से सिर्फ 50% ही फिल हो पाई, 50% फॉर सम रीज़न नहीं हो पाई, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एसटी एससी की सीट्स थी जिन पे फिल नहीं हो पाई पूरी उनकी, ठीक है। तो ये 50 वैकेंसी अगले साल कैरी होगी। तो क्या करूं अब मैं, ये 50 जो जिसमें सिर्फ एसटी एससी की खाली रह गई थी, तो ये पूरी एसटी एससी के लिए रखूं, और फिर इस जो नई न्यू 50 आई है अगले साल, उसमें 50% रिजर्वेशन दूं, या फिर मैं इसको टोटल वैकेंसी मान लूँ 150 और 50% रिजर्वेशन दूँ। अगर मैं इस केस में जाता हूँ तो मैं दूंगा 75% सीट्स रिजर्व, ओके। और अगर मैं इस केस में जाता हूँ तो यहाँ पर 50 सीट, ये तो पिछले साल की है, तो वो तो एस टी एस सी की थी सिर्फ, और इस 100 जो न्यू 100 वैकेंसी आई है उसमें से 50 सीट, यानी कि यहाँ पे 100 सीट्स रिजर्व होंगी, जबकि इस केस में सिर्फ 75% रिजर्व होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये वाला मानिएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पिछले साल की जो 50 वैकेंट रह गई थी एस टी एस सी की, तो वो उनका सेपरेट रखा जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप तो टोटल वैकेंसी पे ही दीजिए। दूसरा, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स एंड ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आई, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ओके। अब ये जब रूलिंग आई उसके बाद ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड रूल वाली और प्रमोशन वाली ये बिल्कुल पसंद नहीं आई गवर्नमेंट को, प्रेशर में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो गवर्नमेंट ने रामनंदन कमेटी बना दी 1993 में कि आप क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना दिया गया 1993 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको अब दर्जा दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, ओके। बट सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट नलीफाई करने पड़े उसको विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो 77th अमेंडमेंट ने एक न्यू प्रोविजन ऐड किया अंडर आर्टिकल 16 और कहा कि इट एम्पावर स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ एस टी एस सी। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा ठीक है ओबीसी को हटाइए, लेकिन एस टी एस सी को तो हम प्रमोशन जरूर देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उतना हायर लेवल के जॉब्स में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर उतना रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है, ओके, इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस। दूसरा, 77 के बाद 85th अमेंडमेंट किया गया जिसने बात की कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब देखिए ऐसा हो कि आप सेलेक्ट हों 2024 में और 2021 में कोई ऑलरेडी आपका सीनियर बन के बैठा हुआ है, कुछ साल आपने उसके अंडर में काम किया, लेकिन फिर सडनली ये हुआ कि आप एस टी एस सी कैटेगरी से आते थे तो आप प्रमोशन लेके आज इसके सीनियर बन गए, ठीक है। आप अपने से 2 या 3 साल बड़े सीनियर बैच के ऑफिसर के भी सीनियर बन गए रिजर्वेशन लेके प्रमोशन में। तो ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, फिर ये आदमी हमेशा डर के रहेगा यार ये नीचे वाला
ST SC का आदमी है, इसको ज़्यादा रूड ना कहूँ, नहीं तो कल को प्रमोशन लेके ये मेरे ऊपर ही बैठ सकता है, मुझसे ऊपर पोस्ट पे, फिर ये मुझे परेशान करेगा। तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी का, यानी कि 2024 बैच के ही अगर 2 बच्चे हैं, एक है जनरल कैटेगरी से, एक है ST SC कैटेगरी से, तो आप इसको पहले प्रमोशन दे दो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 2023 बैच के ऑफिसर से भी ऊपर बिठा दोगे, राइट। यानी कि विद इन योर बैच आपका प्रमोशन दूसरी कैटेगरी के बच्चे से पहले हो सकता है, लेकिन आपकी जो सीनियर बैच है उसके ऊपर आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। ओके, सो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को मेंटेन रखा गया। प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू ST SC विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ क्या है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ST SC को है, बाकी किसी को नहीं, और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मेंटेन रखनी होगी। बैकलॉग वैकेंसी वाली बात जो मैंने ऊपर समझाई, तो उसको भी नलीफाई कर दिया गया बाय 81st अमेंडमेंट। इट एम्पावर स्टेट टू कंसिडर अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज ऑफ ए ईयर एज अ सेपरेट क्लास। तो अब क्या होगा कि पिछले साल से अगर 50 बैक रह गई थी ST SC की फिल होने से, तो वो एक अलग ही कैटेगरी मानी जाएगी, और 100 सीट्स जो इस साल वैकेंसी आई है उसमें से 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, ये गवर्नमेंट ने किया। सच क्लास ऑफ वैकेंसीज आर नॉट टू बी कंबाइंड विद द वैकेंसीज ऑफ ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप। क्लियर। 76th अमेंडमेंट। अब तमिलनाडु में प्रॉब्लम ये थी कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन दे रखा है 69%, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 50% की सीलिंग को एक्सीड नहीं करना है। तो उसमें फिर यहाँ पर 76th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इसे 9th शेड्यूल का पार्ट बना दिया। 9th शेड्यूल का पार्ट बनाने से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि हम आगे देखेंगे बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा नागराज केस में कि अगर मैं चाहूँ तो रिव्यू कर सकता हूँ उन सारे एक्ट्स को जो बने हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1976। ओके, एनीवे आगे चलते हैं। आर्टिकल 17 दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में छुआछूत कहते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अबॉलिश करें। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ें थी जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी की जा सकती थी, राइट। तो फिर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिख दिया? इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि बना है क्योंकि हमने ऐसे कई एक्ट्स जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हैंडल कर सकते थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाकर ही दे दिया। तो अबॉलिश करता है ये अनटचेबिलिटी, फॉरबिड करता है उसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। देखिए, उसके बाद भी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं चलती रहती है हमारे यहाँ छोटे छोटे गाँव में। एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ इनेक्ट किया विच वॉज नोन एज सिविल राइट्स एक्ट 1955। पहले इसका नाम अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 था, फिर इसको रीनेम किया गया 76 में जाके, और इसको नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, बट रिमेंबर कि ये जो टर्म है अनटचेबिलिटी, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि हम किस चीज़ को मानेंगे कि ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ओके, तो थोड़ा सा इस एक्ट को भी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, इसने कहा अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल, 6 मंथ की सज़ा या 500 रुपये का फाइन या दोनों लग सकता है आपको। और अगर कोई भी इंसान जिसको कन्विक्शन हुआ हो जिसका अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आदमी कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। ये एक्ट डिक्लेयर करता है offenses such as preventing any person from entering any places of public worship and from worshipping therein। तो अभी महाराष्ट्र में एक केस आया था जहाँ पे वाल्मीकि कम्युनिटी की औरतों को शिवलिंग की पूजा नहीं करने दी गई थी एक मंदिर में। ठीक है, तो ऐसे पुजारियों के खिलाफ केस हो सकता है इसके अंडर में। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसफिकल या अदर ग्राउंड। अब कुछ लोग जस्टिफाई करते भी हैं कि यह शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है। ओके, तो अगर आप इस तरीके से जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। एंड डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो आप कभी ये नहीं कह सकते किसी से, जैसे कुछ जगहों पे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं ना। दिल्ली का एक होटल था अभी रिसेंटली, वहाँ पे एक लेडी साड़ी पहन के आई थी। ठीक है, अच्छी वेल ऑफ फैमिली सी थी बट साड़ी पहन के आई थी। तो वहाँ पे रोक दिया था होटल वालों ने कि मैडम ये साड़ी अलाउ नहीं है अंदर। फिर उस पर अच्छा खासा केस हुआ। ठीक है, ST SC एक्ट में केस नहीं हुआ बट हुआ कि ये क्यों। ठीक है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर होटल को, रिसोर्ट को, तो फिर साड़ी पहने या कुछ पहने, जब तक डिसेंसी बनी हुई है तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। और साड़ी पहचान है इंडिया की। तो उसी तरीके से कोई कल को ये नहीं कह सकता कि ST SC वाले इस होटल में नहीं आएंगे या ये एक पंडित का होटल है तो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर आप इस केस में अंदर चले जाओगे।
इंसल्टिंग ए पर्सन बिलोंगिंग टू एससी ऑन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आप इंसल्ट नहीं कर सकते। अधिकतर जो केस हुए ना, मैं खुद आपसे ये कहूँगा पर्सनली कि हाँ, इस एक्ट का मिसयूज़ बहुत हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान, जैसे लड़ाई आमतौर पे हो जाती है, लोग गुस्से में गाली दे देते हैं, लेकिन अगर आपने गाली दे दी, ठीक है, और सामने वाले एस टी एस सी का हुआ, वो इसी केस के अंदर आपको अंदर करवा सकता है, क्योंकि आपने इंसल्ट किया उसको। ठीक, आप गुस्से में भी आमतौर पर गाली नहीं दे सकते, ठीक है, वो सामने वाले ने कुछ नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अगर उसने इस केस के अंदर आपके अगेंस्ट रिपोर्ट कराने की कोशिश की तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। रेफ्यूजिंग और एडमिटिंग ए पर्सन इन हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल्स एंड प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड रेफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विस टू एनी पर्सन। ठीक है, ये सारी बातें लिख दी गई सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 बात करता है अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे कहा गया टाइटल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एंड कैन बी यूज्ड एज। अब ये जो टाइटल्स होते हैं जैसे डॉक्टर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, ये यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज आर एकेडमिक टाइटल्स, ये आपकी मेरिट को, आपकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे, राय साहब, राजा, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। देन व्हाट अबाउट दीज टाइटल्स, जो पद्मश्री, भारत रत्न मिलते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इनको एज अ प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के साथ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद, आप इज्जत देने के लिए उन्हें कह सकते हो, बट कोई इंसान खुद नहीं यूज़ कर सकता हाई माई सेल्फ इज़ भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो आप इनको एज अ सफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के साथ। ओके, इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी। अब एक और बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग ऑन एनी बडी एनी टाइटल ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया और इवन ऑन फॉरेनर एक्सेप्ट मिलिट्री डिस्टिंक्शन या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो डॉक्टर, जनरल, गवर्नर जनरल, ये सब एकेडमिक टाइटल्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिलिट्री टाइटल्स है। इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। नाउ रिमेंबर कि एक बार सचिन को ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम आपको सर का टाइटल देना चाहते हैं, तो उनको पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी थी सचिन तेंदुलकर को कि मुझे इस तरह का टाइटल दिया जा रहा है, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, आप ऐसा कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकते, ठीक है। अगर लेना भी है तो जाके प्रेसिडेंट से परमिशन लीजिए पहले, क्योंकि वो भी वैसे तो क्या कर रहा है, वो भी उनकी डिस्टिंक्शन ही दिखा रहा है उनकी फील्ड में, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ी थी। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर दी स्टेट, अगर गवर्नमेंट के अंडर में कोई फॉरेनर काम भी कर रहा है, जैसे आजकल एडवाइजर के तौर पे काफ़ी सारे करते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम इवन फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो उस फॉरेनर को भी इंडिया के प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन। एंड नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट is to accept any present, emoluments or office from और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स थे, महाराजा, राय बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर, दे ऑल आर बैंड बाय आर्टिकल 18। तो इवन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, वो भी अपने नाम के साथ ये नहीं लगा सकते आई एम महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नो। लोग उनको एड्रेस करते हैं, वो अलग बात है, मगर वो इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि मैं अपना आधार कार्ड ही बनवाऊंगा तो उसमें महाराजा लिखवाऊंगा, नहीं लिखवा सकते आप। ओके, ऑल दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस। तो आर्टिकल 18 अबॉलिश कर देता है ये सारे टाइटल्स। फिर एक 1966 में बालाजी राघवन केस आया, उसने कहा कि देखिए ऊपर तो प्रोहिबिशन है स्टेट पर कि किसी भी तरह के टाइटल नहीं दे सकता, तो फिर स्टेट क्यों दे रहा है ये नेशनल अवार्ड्स, भारत रत्न एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है सिर्फ हेरिडिटरी टाइटल्स को, ओके, और ये भी जो दे रहे हैं हम भारत रत्न वगैरह, हम इनको एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते आप अपने नाम के साथ, ओके। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे 1954 में, फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया, फिर इंदिरा गांधी जी ने इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया था, ओके। बट रिमेंबर कि ये टाइटल्स सरकार दे तो सकती है, बट आप इसको एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। और आर्टिकल 18 अबॉलिश करता है ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स लाइक महाराजा एंड ऑल दोज थिंग्स। लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल नंबर 19। बस हम 2 और करेंगे, फिर हम इसको जो आज के लिए स्टॉप करेंगे। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम की। अब फ्रीडम कई तरह की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। विद इन आर्टिकल 19 हमारे पास 6 राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन।
हाउएवर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बाय फर्स्ट अमेंडमेंट हमने इन पे काफ़ी सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की कि इन फ्रीडम पे, ये सारी फ्रीडम्स जो हैं ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बट ओनली ऑन ग्राउंड्स मेंशनड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट एनी अदर ग्राउंड। जो आर्टिकल 19 में ही मेंशन कर दिए गए उन्हीं ग्राउंड्स पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सो वन बाय वन हम इन सभी 6 आर्टिकल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन, अब बात कीजिए यहाँ पे सिटीजन की। ओके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था ना याद रखने को, 14, 15, 19, 29 एंड 30, राइट। ये वो आर्टिकल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ पर सिर्फ सिटीजन्स को, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को अवेलेबल हैं। ओके सो एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शंस freely and openly, expressing his feelings by word, by writing, print or media, newspaper, song, painting, anything। अब ये याद रखिए कि यहाँ पर ये जो है हमारा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ही इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस ऑल्सो। क्योंकि मैंने अधिकतर जो देखा ओवर द ईयर कि बच्चों को जब भी इस तरह की कुछ पूछा जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल में हमें मिलता है या फ्रीडम ऑफ साइलेंस किस में मिलता है, लोग ले दे के पहुंच जाते हैं सीधे आर्टिकल 21 पे, सर राइट टू लाइफ में मिलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है फ्रीडम टू रिमेन साइलेंस, ये दिया जाता है अंडर आर्टिकल 19। ओके सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया इंक्लूड्स राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सी यहाँ पे आ गया ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी आर्टिकल 19 में ही दिया जाता है। गलती मत करना एग्जाम में, यही सब गलतियां करते हैं बच्चे, वो आर्टिकल 21 की तरफ पहुंच जाते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, नो, दे कम्स अंडर आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। अब ये भी याद रखिए क्योंकि पेगासस ने क्या किया, उसने यही किया, सबके फ़ोन टैप किए थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने खुद ही आर्टिकल 19 वायलेट किया था लोगों का, जबकि यहाँ पे सीधे सीधे मना किया गया है। राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब गवर्नमेंट के पास ये मोनोपोली नहीं है कि आप सिर्फ हमारी न्यूज़ दिखाओ, लेकिन इस वक्त प्राइवेट चैनलों को कंट्रोल कर रखा है गवर्नमेंट ने बाय वेरियस मीन्स। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि कल बंद रहेगा शहर, तो क्या ज़रूरी है मैं मानूँ? मैं अपनी शॉप नहीं खोल सकता? खोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट राइट अगेंस्ट बंद। बट फिर वो लोग आके तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब इस वजह से लोग करते नहीं है। बट लोगों के पास राइट है अगेंस्ट कोई भी बंद जो पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया हो। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, अब यहीं से निकल के आ गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर रहे हैं, यही राइट मिला हमें टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट किया था। फ्रीडम टू रिमेन साइलेंस, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, जो कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत की थी। एंड राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। अब किसी शराब के सामने गांधी जी ने क्या सिखाया था औरतों को उस टाइम, कि जाओ पिकेटिंग करो, ठीक है, दुकान के सामने जाओ, शराब की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करो, मत खरीदने दो किसी को। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट टू स्ट्राइक का अधिकार दे दिया गया हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड भी यहीं पे लिख दिए गए आर्टिकल 19 में ही। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। डिसेंसी मोरालिटी क्यों, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। फ्रीडम है मगर ये नहीं कि इंडिया गेट पे जाके आप बिकनी में या टॉवल में शो करेंगी और कहेंगी आई हैव द फ्रीडम। नो, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। फेयर क्रिटिसिज्म है तो ठीक है, बट अगर आप कोर्ट को डिफेम करते हो, बट डिफेम क्यों भी ना करो यार। अगर आप 5-5 साल तक स्टूडेंट्स के मैटर पे जजमेंट ही नहीं दोगे, उनके एग्जाम्स और रिजल्ट्स रुके रहेंगे, तो बच्चा कैसे क्रिटिसाइज़ ना करे आपको। बट एनीवे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है कोर्ट के पास, आप उसको डिफेम नहीं कर सकते, आप प्रोवोक नहीं कर सकते कोई ऑफेंस। मनेका गांधी का केस, ये केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट बट कैन नॉट क्रिटिसाइज इंडिया। बट अब गवर्नमेंट ये मान ले कि हमारा क्रिटिसिज्म करना, मोदी जी का क्रिटिसिज्म करना, इंडिया का क्रिटिसिज्म करना हो गया, तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, बिकॉज सी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि हम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है इस जनरेशन का पिछले 10 सालों में कि आप अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल रहे हो मतलब आप तो देशद्रोही हो गए हो, पाकिस्तान चले जाओ। ये सब बकवास बातें हैं। ओके, सो मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज इंडिया। देन 19 क्लॉज बी, ठीक है, ये बात करता है अबाउट फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि हम लोग
पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है, विदाउट आर्म्स। जबकि यूएसए में तो आप आर्म्स लेकर भी असेंबल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है ना यूएसए में, तो आप बड़ी बड़ी बंदूकें, गन्स, हथियार सब लेके प्रोटेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके यहाँ आर्म्स होल्ड करना भी एक फंडामेंटल राइट है। और इसी वजह से उनके यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम होता है। कई बार आपको सुनने को मिलता है ना कि बैटमैन मूवी देखते देखते मस्ती चढ़ गई किसी को, थिएटर में गोलियां चला दी, किसी ने बच्चों के स्कूल में गोलियां चला दी। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट आर्म्स के साथ करना भी अलाउ है। ओके, नाउ we have the right to hold public meetings, we can demonstrate, we can take out procession, दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड। अब ऐसा नहीं है कि मैं पीएससी चेयरमैन के घर जाके बैठ जाऊंगा कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आप रिजल्ट नहीं देते हो हमारा टाइम पे, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है पीएससी ऑफिस के प्रेमाइसेस में कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन पीएससी के चेयरमैन के घर में जाके नहीं कर सकता, ठीक है। आई कैन डू दिस ओनली ऑन पब्लिक लैंड, किसी के प्राइवेट लैंड पर नहीं। वी कैन असेंबल बट ओनली इन पीसफुल एंड अनआर्म्ड मैनर एंड इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। अब अगेन वही बात आ गई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्राइक करते फिरोगे। स्ट्राइक को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया सरकार ने, इंडस्ट्रियल लेवल पे लॉ बनाया, बट ऐसा नहीं है कि राइट टू स्ट्राइक कोई आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सेकेंड इज इट डज नॉट प्रोटेक्ट, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइटुअस असेंबलीज और वन दैट कॉजेज द ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस और वन दैट इन्वॉल्व्स आर्म। अगर इस तरह का कोई असेंबल हो रहा है कोई, तो वो सरकार फिर उसको रोक सकती है। State can impose two reasonable restrictions on the grounds it can be restricted to protect the sovereignty and integrity of India and to maintain public order including maintenance of traffic in the area concerned। तो कई बार हमें लगता है ना कि हम तो पीसफुली बैठे थे, हमें क्यों हटाया गया, कई बार आपको इसकी वजह से हटा दिया जाता है कि आपने ट्रैफिक में रुकावट डाली, उस वजह से डिसरप्शंस हुए काफ़ी शहर में। ओके, सेक्शन 144 आप जानती हैं, लेकिन ये आईपीसी में था, अब ये उधर चला गया है बीएनएस में, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी बदल चुका है, उसकी भी बात अभी नहीं करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। शुरू में सिर्फ दो ही तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई थी, एसोसिएशंस की, दैट इज़ एसोसिएशन एंड यूनियन। फिर इसको 2011 में अमेंड करके एक और ऐड किया गया बाय 97th अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो अब तीन चीज़ें हो गई हैं इसमें, एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। तो ये बनाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म यूनियन, ठीक है, वो नॉर्मल यूनियन भी हो सकता है जैसे स्टूडेंट यूनियन, वो पॉलिटिकल यूनियन भी हो सकता है। एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो हम चाहें तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, हम कंपनी बना सकते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, सोसाइटी, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, किसी भी बेसिस पर, ठीक है। उसी तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की जा सकती हैं बाय द स्टेट, किस ग्राउंड पर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये सब के लिए लॉज बनाए गए, फैक्ट्री एक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, फैक्ट्री एक्ट 1948, उस समय बात की गई। अब यहाँ पे तीन टर्म समझिए, स्ट्राइक, स्ट्राइक आप जानते हैं मजदूर या लेबर किस तरीके से करते हैं। लॉकआउट्स, लॉकआउट क्या होता है कि मजदूरों को काम ही नहीं करने देना है, तो कई बार कंपनी के जो ओनर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वही लॉकआउट कर देते हैं कि बंद कर दो फैक्ट्री, ये लोग अंदर आएंगे कंपनी में और फिर ये प्रोटेस्ट करने बैठेंगे, तो लॉकआउट कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग। आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड यूनियन की आड़ में बार बार बार्गेनिंग करते रहोगे कि हमारे वेजेस बढ़ाइए, वेजेस बढ़ाइए, ठीक है, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते इस तरीके से। और ना ही आपको कोई राइट टू स्ट्राइक दिया गया है, लीगली अलाउ है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके अंडर में अलाउ किया गया है कुछ सर्टन कंडीशन के साथ कि आपको इतने दिन का नोटिस देना होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ओके, सिमिलरली एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा कोई आपको भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक नेगेटिव राइट भी दिया गया है। क्या ज़रूरी है कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं उनका यूनियन ज्वाइन करूँ? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एनी एसोसिएशन ऑन यूनियन। होगा मेरे कॉलेज का यूनियन, मुझे नहीं ज्वाइन करना, ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। मैं इंडिया में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एंड मैं कहीं भी रिसाइड कर सकता हूँ, ये फ्रीडम भी मुझे दी गई है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। I can move freely from one place to another within the state or between the state. Okay, ये दिया गया to promote the national feeling, और ऐसा ना हो कि हम मराठी, हम गुजराती वाली माइंडसेट ना बन पाए।
लेकिन इस पर भी दो रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट इज इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सेकंड इज इन प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ एसटी। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है, और वो कहे कि मेरे पास तो पूरा राइट है, मैं तो कहीं भी रहूँ और कहीं भी जाऊँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार HIV पेशेंट है अगर कोई, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। सिमिलरली आप नॉर्थ ईस्ट में अगर सेटल होने जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगी, ताकि बाहर वाले लोग आकर ट्राइबल्स के कल्चर, उनकी लैंग्वेज के लिए थ्रेट ना बने। ओके, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक हेल्थ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, the entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect their distinctive culture, language, custom, manners, and to safeguard their traditional vocation and properties against the exploitation. Here, Supreme Court held that freedom of movement of prostitutes can be restricted on ground of public health and in interest of public morals. Similarly, Bombay High Court ने भी कहा कि it validated the restrictions on movement of persons affected by HIV/AIDS, ताकि ये और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। सेकेंड इज डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे मैं एक स्टेट से दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कि मैं इंडिया से बाहर कोई कंट्री में जा रहा हूँ। तो क्या ये दोनों को कवर करता है? नहीं, इंटरनल मूवमेंट की ही बात करता है सिर्फ आर्टिकल 19, जबकि एक्सटर्नल मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज वो प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। ओके, अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये वो चीज़ है जो आपसे एग्जाम में गलती कराएगा, इसलिए आपको ये लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बुक से नहीं हो पाती हैं, ये सिली मिस्टेक्स करा देंगी आपसे एग्जाम में। ओके, अगेन रिपीटिंग, इंटरनल मूवमेंट आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल मूवमेंट दूसरी कंट्री अगर मुझे जाना है तो वो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ कंट्री। इसमें दो राइट दिए गए हैं, एक है टेम्पररी, यानी कि मैं कुछ टाइम के लिए किसी और जगह रहना चाहता हूँ, या परमानेंटली भी सेटल होना चाहता हूँ, सपोज दिल्ली में। ओके, सो दैट्स पॉसिबल। It removes the internal barrier and it promotes the nationalism. It avoids the narrow-mindedness. However, state can impose reasonable restrictions in the interest of general public and in the interest of scheduled tribe, जो कि हमने ऊपर देखा, ताकि उनका कल्चर, लैंग्वेज वगैरह प्रोटेक्ट रहे। But remember, the right to residence and right to movement are overlapping, hence they are complementary to each other. Freedom of profession. Can I carry on any sort of profession I want? Yes. Practice any profession or carry on any legitimate is the word, legitimate occupation, trade या फिर business, ठीक है। तो ऐसे कोई भी मीन्स जिसके थ्रू मैं अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई भी बिजनेस करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ। बट रिस्ट्रिक्शंस फिर भी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से देख के किसी की हार्ट सर्जरी करना शुरू कर दूँ कि मैं तो कोई भी प्रोफेशन अपना सकता हूँ। नहीं यार, उसके लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक आदमी ने क्या किया था, यूट्यूब पे देखकर ही वो कोई हार्ट सर्जरी या अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था, एंड दैट पेशेंट डाइड। ओके, तो ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं है ये सब। आपको प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करनी होंगी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन अपनाना चाहते हो। एंड सेकंड इज कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट खुद चाहे तो अपने आप से भी कर सकती है कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस। जैसे लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि रेलवे पे गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्यों रखी, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं आने दिया रेलवे में, ठीक है। अब तो अलाउ कर दिया है, पूरी तरीके से तो नहीं किया है, बट फिर भी तो स्टेट ने क्यों ऐसा किया, तो उसका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है भाई साहब कि कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस है। स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपली। मुझे कोई अपनी मोनोपली जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं कोई ऐसा केस करे गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकता हूँ जस्टिफाई करो कि आप ही रेलवे का डेवलपमेंट कर सकते हो, प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। कोई ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट को जस्टिफाई करने की। ओके, सेकेंड इज, लेकिन अब क्या नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली गलत काम तो नहीं कर सकते ना। सो टू कैरी ऑन ए प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन विच इज़ इमोरल ट्रैफिकिंग। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं बच्चे खरीदना बेचना शुरू कर दूं, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के इमोरल ट्रैफिकिंग वाले एक्ट में नहीं कर सकता। ऐसे कोई डेंजरस वाली चीज़ें नहीं कर सकता कि मैं हार्मफुल ड्रग्स की कम आई विल सेल यू हैश एंड वीड एंड ऑल दोज थिंग्स। होता है, बहुत होता है हमारे एमपी में, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सेल करना शुरू कर दें या एक्सप्लोसिव सेल करना शुरू कर दें कि ये लो एक्सप्लोसिव फोड़ दो ले जाके पीएससी के चेयरमैन के घर। ओके, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, इन पर रिस्ट्रिक्शन है। दीज कैन बी प्रोहिबिटेड और एटलीस्ट रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंसिंग। तो जब आप ये पटाखे वगैरह भी सेल करते हो फेस्टिवल्स पे, तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है इनके लिए। शराब वगैरह सेल करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, नाउ रिमेंबर कि जो आर्टिकल 19 है इसमें ओरिजिनली 7 राइट्स हुआ करते थे। 7th वाला था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था।
नाउ ओनली 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, बट अब ये भी याद रखिए कि ये जो हमने 6 राइट्स देखे ना अभी फ्रीडम वाले, दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन। यहाँ पे गलती से सेफ लिखा गया, वो स्टेट है। ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, नॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, मुझे प्रोटेक्शन जो मिल रही है वो अगेंस्ट ओनली स्टेट मिल रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं मिल रही है। सो दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, नॉट टू द फॉरेनर्स, लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज, कॉरपोरेशन एटसेट्रा, जो हमने शुरू के आर्टिकल्स में देखा था। सो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 से आगे की। ओके, सो डू ज्वाइन दी प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल। अभी हम लोग पॉलिटी का स्टैटिक कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली साथ साथ ही करंट अफेयर्स भी चल रहा है। ओके, और अलग अलग मॉड्यूल के बेसिस पर आता है। आपको साइंस एंड टेक में अगर प्रॉब्लम है तो आप वो मॉड्यूल ले सकते हैं करंट अफेयर का, एनवायरमेंट इकोलॉजी में प्रॉब्लम है तो आप वो मॉड्यूल ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।